मेरे प्यारे साथियों, हमने पिछला वीडियो में जो है एक आध दो शब्द छोड़ दिए थे। आज उसी के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, तो हम लोग प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन को पढ़ेंगे। ठीक है, एक वर्ड होता है रियो स्टेट। रियो स्टेट बोलेंगे या रियो स्टेट भी कहा जाता है इसको। एक्चुअली में रियो स्टेट जो है प्रतिरोध या प्रतिरोधक के लिए यूज किया जाता है। ये क्या होता है, रियो स्टेट क्या होता है, ये उपकरण होता है। देख रहे हैं फिगर, इस तरह का फिगर है, डिवाइस में लगा रहता है, कोई डिवाइस में लगा रहता है। ये उपकरण क्या करता है, ये उपकरण क्या करता है कि परिपथ में धारा, विद्युत धारा को कम बेसी या प्रतिरोध को कम बेसी करने का काम करता है, कम या ज्यादा करने का काम करता है। यानी कि परिवर्तन करने, धारा या प्रतिरोध को परिवर्तित करने का काम कौन करता है, रियो स्टेट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। हमारा जो शरीर है ना, जब सूखा रहता है ना, तो उस समय विद्युत धारा को जाने नहीं देता है, ज्यादा से ज्यादा विद्युत धारा को जाने नहीं देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमारा शरीर सूखा है तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा कि नहीं, यानी कि धारा को जाने नहीं देगा, विरोध करके रखेगा। तो उस समय हमारे शरीर में जो है प्रतिरोध का मान हो जाता है 1,00,000 ओम। कितना होता है, 1,00,000 ओम। और जब हमारा शरीर भीग जाता है तो उस समय धारा का विरोध नहीं कर पाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि धारा का विरोध नहीं कर पाता, यानी कि प्रतिरोध जो है कम होता है। उस समय हमारा शरीर का जो है प्रतिरोध 1,000 ओम होता है। कोई दिक्कत? एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन मतलब क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, देखिए समूहन या संयोजन मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ेगा तभी ना जुड़ेगा जब दो या दो से अधिक आदमी रहेगा। अरे शादी रिश्ता तभी जुड़ेगा जब दो या दो से अधिक आदमी रहेगा। एक ही आदमी कहिएगा शादी करने के लिए, कैसे रिश्ता बन सकता है? बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन क्या कहलाता है? समूहन या संयोजन दोनों एक ही होता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंट। यानी कि प्रतिरोधों का जुड़ना ही प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। ठीक है, तो कब जुड़ेगा? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध रहेगा तभी जुड़ेगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध किसी भी परिपथ में जुड़े, जिस विधि से जुड़े, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधों का समूह। और जो प्रतिरोध जुड़ता है ना, वो दो विधि से जुड़ता है। मान लीजिए ये प्रतिरोध है, ठीक है, हमने बताया था ना कि इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होगा, हमने बताया था आपको पिछला वीडियो में। दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है। दो से अधिक प्रतिरोध लेना है, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को लेना है। अब ये जो तीनों प्रतिरोध किस ढंग से जुड़ेगा, तो ये तीनों प्रतिरोध जो है दो ढंग से जुड़ेगा। कितने विधि से जुड़ेगा? दो विधि से जुड़ेगा। पहला विधि कहा जाता है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा विधि जो है समांतर क्रम समूहन कहा जाता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग श्रेणी क्रम को समझते हैं। श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ऐसे समझिए, मान लीजिए ये प्रतिरोध है, 3 गो प्रतिरोध ले लेते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोध लीजिए, हम 3 को लेते हैं। जब भी लेंगे तो हम 3 को लेंगे, 2 या 3 भी ले सकते हैं, 4, 5, 6, तो 3 लेंगे तो आसान रहता है। ठीक है, एक प्रतिरोध का नाम R1, दूसरा का R2, तीसरा का R3। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अगर ये 3 प्रतिरोध है तो इसको किस तरह जोड़ेंगे? तो ऐसा करते हैं ना, जब एक देखिए ये प्रतिरोध है, तो इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये हुआ, दूसरा सिरा ये हुआ, और R2 प्रतिरोध, यानी कि ये प्रतिरोध का नाम क्या है? R2 का पहला सिरा ये हुआ, दूसरा सिरा ये हुआ, इसका भी पहला सिरा ये हुआ, इस दूसरा सिरा ये हुआ। समझ पा रहे? जब पहला प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये हुआ दूसरा प्रतिरोध, तो ये हुआ पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, और ये हुआ दूसरा सिरा, और ये हुआ दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, और ये हुआ दूसरा सिरा। इसको कैसे परिभाषित करना है? तो जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा
पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, समझ पा रहे, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, और मान लीजिए यहां भी तीसरा प्रतिरोध है, तो तीसरा प्रतिरोध का ये हो जाएगा पहला सिरा और ये हो जाएगा दूसरा सिरा। तो तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा आपस में जुड़े, यानी कि एक सिरा दूसरे सिरा से आपस में जुड़े, तो उसे हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। जब एक सिरा दूसरे सिरा से जुड़ा हो, एक सिरा दूसरे सिरा से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम समूहन। फिर से R1 R2 R3 प्रतिरोध ले लिए, R4 भी लिख सकते हैं। तो जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़े और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम समूहन। आई मेरी बात समझ में? तो आप देख पा रहे हैं कि श्रेणी क्रम समूहन सीधा होता है। तो हम पहले लिखें कि श्रेणी क्रम समूहन मतलब पहले ऐसे लिखते हैं कि एक सिरा दूसरे सिरा से जुड़ा रहता है, और इसके बाद ये जो है ये परिपथ कैसा होता है, ये परिपथ सीधा होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सीधा होता है। अब ध्यान से समझिए, इस परिपथ में अब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो एक बैटरी लगा देते हैं। तो बैटरी लगाएंगे तो ये भी, बैटरी को भी से दर्शाते हैं। अब इससे क्या निकलेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो ध्यान से समझिएगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो यहां से भी विद्युत धारा समान प्रवाहित होगा कि नहीं? यहां से विद्युत धारा सब जगह बराबर बराबर जाएगा। लिख सकते हैं कि धारा इसमें समान होगा, यानी कि धारा जो है हम ऐसे करके बराबर होगा। सभी प्रतिरोध का जो धारा होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यहां आई तो यहां भी आई, यहां भी आई, यानी कि ए से लेकर बी बिंदु तक धारा समान बहेगा। लेकिन ध्यान से समझिए चचा, अब यहां इलेक्ट्रॉन, धारा मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन बह रहा तो इसको कुछ रोका कि नहीं, ये रोका। तो यहां रोका यानी कि यहां ठेलने में जो विभवांतर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ठेलने में हो सकता है कि यहाँ भिन्न भिन्न एनर्जी लगा होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को ठेलता है, कौन ठेलता है, विभव ठेलता है। तो यहाँ अलग विभव लगा होगा, यहाँ भी अलग विभव लगा होगा और यहाँ भी अलग विभव लगा होगा। तो हम कह सकते हैं कि विभवांतर का जो मान है, यहाँ जो विभवांतर का मान है भिन्न भिन्न है। क्या है, भिन्न भिन्न है। इसमें श्रेणी क्रम में क्या होता है कि सभी प्रतिरोध को जोड़कर एक बड़ा प्रतिरोध बना लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे प्रतिरोध को जोड़कर एक बड़ा प्रतिरोध का निर्माण हो जाता है, समझ रहे? और अगला है कि अब इसमें एक खराबी ये है, खराबी कौन सी है? खराबी ये है कि अगर मान लीजिए इसमें अगर एक प्रतिरोध खराब हो जाएगा ना, मान लीजिए एक रेसिस्टेंस खराब हो जाएगा, तो ये पूरा रेसिस्टेंस से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, समझ रहे? यानी कि एक उपकरण खराब होने के बाद पूरे उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, समझ पा रहे? तो एक बात बताइए, घर का जो विद्युत वायरिंग जो होता है, घर में जो वायरिंग करते हैं ना, कौन क्रम में होगा, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? श्रेणी क्रम में नहीं होता है। अगर श्रेणी क्रम में होता तो पता चलता है एक बल्ब फीच तो पूरे बल्ब बंद, पूरे बल्ब अपने उसको लकवाग्रस्त हो जाएगा, समझे ना? आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग अपने घर में जो वायरिंग करते हैं कौन से क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसकी खराबी यह है कि एक स्थान पर खराब होने के बाद तो पूरे विद्युत परिपथ जो है काम करना बंद कर देता है। पूरे विद्युत परिपथ क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इसलिए हमारे घरों का जो वायरिंग होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा श्रेणी क्रम के बारे में चर्चा? पहले परिभाषा को देखें, जब एक सिरा दूसरे सिरा से डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसे हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, हम बता चुके हैं। और इसमें जो है प्रतिरोध एकदम सीधा जुड़ा रहता है। प्रतिरोध कैसा जुड़ा रहता है, सीधा। जैसे मान लीजिए ये
इसमें देखिए प्रतिरोध एकदम एक तार में एकदम सीधा जुड़ा है। अरे इसको हम टेढ़ा कर दिए, इसको सीधा कीजिए ना, सीधा हो जाएगा आराम से। तो ये कौन सा क्रम है? ये आपका श्रेणी क्रम है, ठीक है। और अगला हमने क्या सीखा कि इसमें छोटे छोटे प्रतिरोध मिलकर एक बड़ी प्रतिरोध का निर्माण करता है। और इसका खराबी ये है कि अगर एक जगह खराब हो जाएगा या अगर एक जगह कोई दिक्कत आ जाएगा तो पूरे परिपथ में काम करना बंद कर देगा। और इसमें क्या होता है कि R बराबर यानी कि R इक्विवेलेंट कुल प्रतिरोध क्या होता है। मान लीजिए यहाँ R1 एक पहला प्रतिरोध है, R2 दूसरा, तीसरा R3 है। तो टोटल प्रतिरोध हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जोड़ सकते हैं जितना R4 आएगा तो R4 जोड़ सकते हैं Rn तक, कोई दिक्कत। तो इसका जो है ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इसको लिखित रूप में देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का एक सिरे से दूसरे सिरा मिलकर जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधों के इस संयोजन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम समूह। हम बता दें कि एक सिरा दूसरे सिरा से जुड़ा रहेगा आपस में, समझ पा रहे। इसमें छोटे छोटे प्रतिरोध को जोड़कर बड़ा बनाया जाता है। यानी कि एक बड़ा प्रतिरोध को मान लेते हैं R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? समतुल्य। और समतुल्य मतलब क्या होता है? कुल। तो कुल प्रतिरोध को कुल प्रतिरोध ना लिखकर R इक्वि लिख दिया, कोई दिक्कत। R इक्विवेलेंट बराबर यानी कि समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है सभी प्रतिरोधों को जोड़कर बनाया जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस जितना Rn तक सभी प्रतिरोधों को यानी कि छोटे 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 प्रतिरोधों को जोड़कर एक बड़ा प्रतिरोध बनाया जाता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होगा? R इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक। कोई दिक्कत? इसमें सभी प्रतिरोध सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। सभी प्रतिरोध कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, एकदम सीधी रेखा में जुड़े होंगे, ठीक है, समझ पा रहे। और इसमें से जो प्रवाहित धारा होंगे वो सभी समान होंगे, ठीक है। अगर 4 एम्पियर से R1 प्रतिरोध से बह रही है तो R2 से भी 4 एम्पियर, R3 से भी 4 एम्पियर, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर अलग अलग होते हैं। इस प्रकार के समायोजन में यानी कि इस प्रकार के समूहन में किसी एक स्थान पर खराबी आने पर पूरे परिपथ काम करना बंद कर देता है। ये इसकी डिमेरिट है। श्रेणी क्रम समूहन की क्या है? डिमेरिट है। समझ पा रहे मेरी बात? कोई दिक्कत? तो एक बात बता, जो आमीटर है, आमीटर को किस क्रम में सजाया जाएगा या आमीटर जो है कौन से क्रम में लगाया जाता है? तो आमीटर जो है श्रेणी क्रम समूहन में लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम समूहन में कुल धारा प्रवाहित होता है और समांतर क्रम में कुल धारा प्रवाहित नहीं होता है, अलग अलग धारा प्रवाहित होता है। तो इसलिए हमको कुल धारा मापना है ना, तो कुल धारा को मापने के लिए श्रेणी क्रम समूहन में लगाना पड़ेगा। किसको? आमीटर को। आमीटर क्या है? एक यंत्र है जिससे हम लोग धारा को मापते हैं। ठीक है चचा, समझे तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। अब हमको सिद्ध करने दे रहा है कि आप ये सिद्ध करके दिखाओ कि R बराबर यानी कि समतुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ये हमको प्रूव करने दे रहा है। तो चलिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपको दो ढंग से पूछ सकता है, किसी ढंग से भी पूछेगा, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। 3 प्रतिरोधों क्रमशः R1, R2 और R3 को, जरूरी नहीं है कि यहाँ 3 प्रतिरोध रहे, यहाँ R2 भी रह सकता है, ठीक है, को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें या प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है? फिगर ड्रॉ करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? फिगर ड्रॉ करना है। तो फिगर ड्रॉ कीजिए। क्या गो प्रतिरोध है चाचा? प्रतिरोध है 3 गो। एक प्रतिरोध का नाम है R1, दूसरा का नाम है R2 और तीसरा का नाम है R3। और इस प्रतिरोध को एक बैटरी में लगाया जाए।
इस प्रतिरोध के परिपथ को एक बैटरी में लगाया जाए तो बैटरी से यानी कि बैटरी को किससे दर्शाते हैं, V से। इससे एक सिरा से प्लस धारा और एक सिरा से माइनस, यानी कि इधर से आएगा धारा और फिर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है कितना धारा प्रवाहित होगा, I धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। और एक नियम हम आपको पढ़ाए थे, याद करने बोले थे कि V बराबर IR होता है, ओम का नियम था, हम बताए थे आपको कि याद रखना है इसको। समझ पा रहे मेरी बात? अब जरा ध्यान से समझिए, जब यहां से I आया तो यहां कुछ I को ये R1 रोका। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए यहां से I गया, ठीक है, तो R1 का क्या काम है चाचा, R1 को रोकने का काम है कि नहीं। तो कुछ R1 कुछ I को यहां रोका, कुछ I को यहां रोका, कुछ I को यहां रोका। मान लीजिए 4 एम्पियर यहां रोका, 5 एम्पियर यहां रोका या 3 एम्पियर यहां रोका, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सब जो है बराबर एम्पियर ही रोकेगा, अलग अलग विद्युत धारा को भी रोकेगा। तो एक बात बताओ चचा, जब अलग अलग विद्युत धारा को रोकेगा यानी कि अलग अलग धारा को रोकेगा तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ठेलने में भी तो अलग अलग बॉल लगा होगा, यानी कि ठेलने में अलग अलग बॉल यानी कि विभवांतर भी तो अलग अलग हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो विभवांतर है V1 हुआ होगा और यहाँ का जो विभवांतर है V2 हुआ होगा और यहाँ का जो विभवांतर है वो V3 हुआ होगा। मेरी बात को समझ पा रहे चाचा? इस सिरे से इस सिरे तक ठेलने में उसको अलग बॉल लगा होगा और इस सिरे से इस सिरे तक ठेलने में उसको अलग बॉल लगा होगा और इस सिरे से इस सिरे को ठेलने में अलग अलग बॉल लगा होगा, यानी कि अलग अलग विभवांतर लगा होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब डायरेक्ट यहां लिखना है चित्र से, ठीक है, किससे लिखना है, चित्र से। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि माना 3 प्रतिरोध है जिसकी प्रतिरोधकता R1 R2 R3 है और जिसके विभवांतर अलग अलग हैं V1, यानी कि जिसके विभवांतर क्रमशः V1 V2 और V3 है, यानी अलग अलग है। तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, यानी कि V बराबर कितना हो जाएगा चाचा, कुल विभवांतर क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं। यहाँ लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट चित्र से लिख दिए हैं, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा चाचा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हमको टोटल विभवांतर निकालना है, यानी कि यहां से यहां तक कितना विभवांतर लगा वही निकालना है। तो V, अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां से यहां तक धारा तो बराबर रहा, सब जगह I ही प्रवाहित हुआ, यहां से I निकला और यहां क्या आया, I आया, समझ पा रहे। तो यानी कि धारा सब जगह समान है और हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि V बराबर IR होता है। तो एक बात बताइए, हे V मान कितना होगा, V1 बराबर यहां तो धारा जो है I ही आया, लेकिन प्रतिरोध इसमें क्या है, R1 है कि नहीं चाचा, समझ पा रहे। तो हम लिख सकते हैं कि V1 बराबर IR1 प्लस, अब यहां V2 पर चलिए, तो V2 बराबर धारा तो समान है, I है, लेकिन प्रतिरोध अलग है, R2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो V बराबर IR2 प्लस IR3 हो जाएगा, जिस तरह यहां हुआ उसी तरह यहां भी हो, ठीक है। तो अब यहां क्या करना है, I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको अगर हम इधर कर देंगे तो V ये गुना में है तो ये क्या हो जाएगा, भागा में, V बटे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, चूंकि V बटे I बराबर क्या होता है, R होता है। देखिए ना, V बटे I यहां से लिख सकते हैं, V बटे I बराबर R है कि नहीं। तो यहां लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध को हम लोग क्या लिखते हैं, समतुल्य, यानी कि कुल प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। और समतुल्य प्रतिरोध को R इक्विवेलेंट से दर्शाते हैं। तो ये हुआ हमारा आंसर, कोई दिक्कत। यानी कि श्रेणी क्रम समूहन हो तो उसमें प्रतिरोध को सीधे जोड़ देना है, समझ पा रहे।
कैसे जोड़ना है, सीधे जोड़ देना है, कोई दिक्कत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब समांतर क्रम में क्या करना है, मान लीजिए एक प्रतिरोध है, ठीक है, R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, और तीसरा भी ले लेते हैं, कहीं छोड़ेंगे तीसरा, ले लेते हैं, तीसरा प्रतिरोध है R3। देखिए श्रेणी क्रम में क्या कहता था कि एक सिरा दूसरे सिरा से, यानी कि इसको उठाकर यहां जोड़ दें। जैसे ये मान लीजिए पहला प्रतिरोध ये है, तो इसका एक सिरा ऐसे जुड़ेगा, इसके दूसरे सिरे से जुड़ेगा, इसका फिर एक सिरा इसके सिरे से जुड़ेगा, मतलब ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम समूहन, यानी कि सीध में जोड़ रहा है, सीधा सीधी जुड़ रहा है। और समांतर क्रम में क्या कहता है कि ये प्रतिरोध R1 प्रतिरोध का ये पहला सिरा हुआ, ये दूसरा सिरा हुआ, है कि नहीं चाचा, और इसका भी पहला सिरा और इसका भी दूसरा, ये पहला ये दूसरा, समझ पा रहे। इसमें कहता है कि पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा भी एक बिंदु से, और तीसरा सिरा भी एक बिंदु से, समझ रहे, और इसका दूसरा सिरा और इसका भी दूसरा सिरा और इसका भी दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ेगा, समझ पा रहे। यानी कि पहला प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा प्रतिरोध का भी पहला सिरा एक बिंदु से, सब एक समान बिंदु से जुड़ेगा। इसी समूहन को, इसी जुड़ाव को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम समूहन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध के, दो या दो से अधिक प्रतिरोध के सभी पहला सिरा एक बिंदु से तथा सभी दूसरा सिरा एक बिंदु से, दूसरे बिंदु से जुड़े, उसे हम लोग बोलेंगे समांतर क्रम समूहन। समझ पा रहे, यानी कि हम ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि इसमें प्रतिरोध सीधा ना जुड़कर टेढ़ा जुड़ता है, यानी कि डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। समझ पा रहे मेरी बात। तो एक बात बताओ चाचा, यहां मान लीजिए इसको अगर हम बैटरी से जोड़ दें, अगर हम बैटरी से जोड़ेंगे तो यहां भी हो जाएगा, यहां से आई धारा प्रवाहित होगा, तो जब यहां से आई धारा प्रवाहित होगा यहां भी आई आएगा, लेकिन ससुरा इसमें धारा अलग अलग हो जाएगा, I1, I2, I3। पूछेगा कैसे, मान लीजिए यहां एगो टंकी है, ठीक है, यहां टंकी आर एगो मेन पाइप यहां गिराए, मेन पाइप यहां ले आए बाथरूम के पास, और इस मेन पाइप में अगर मान लीजिए हल्का यहां एक टोंटी लगा दिए, फिर यहां एक टोंटी लगा दिया और यहां एक टोंटी लगा दिया, टोंटी मतलब नल, समझ रहे, तो क्या सारा पानी इसी नल में जाएगा? हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, सब अलग अलग नल में जाएगा। तो पानी जाएगा सभी नल में जाएगा, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग होगा। हो सकता है इस नल में 4 लीटर पानी जा रहा हो, यहाँ 3 लीटर पानी जा रहा हो, यहाँ 5 लीटर जा रहा हो, समझ पा रहे हैं। तो वही ये देखिए, ये नल है, ये मेन पाइप है, टंकी से मेन पाइप आया है, तो ये मेन पाइप है, और मेन पाइप से ये देखिए यहाँ नल गया, यहाँ नल गया, तो यहाँ क्या पानी बराबर बहेगा? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह यहाँ विद्युत धारा बराबर बहेगा? नहीं। यहाँ I1 बहेगा, यहाँ I2 बहेगा, यहाँ I3 बहेगा, कोई दिक्कत। लेकिन बताओ चाचा, विभवांतर इसमें बराबर होगा? बराबर होगा, यहाँ भी होगा तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो याद रखिएगा कि इसमें धारा अलग अलग होगा लेकिन विभवांतर समान होगा। और इस तरह का प्रतिरोध, यानी कि इस तरह के प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम समूहन कहते हैं। और जो घरों में जो वायरिंग करते हैं ना, घर में जो हम लोग वायरिंग करते हैं, जो हम लोग बॉल जलाते हैं, वो ससुरा किस में होता है? समांतर क्रम में समूहन में होता है। कैसे समझिए, ये मीटर का तार है, ठीक है, ये क्या है? मीटर का तार है। यहां से 2 तार निकलेगा, अब इधर से आया होगा वो हटाइए, हम यहां से जो निकलेगा, जो घर में आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। इसको हम लोग बोलेंगे लाइव वायर, या नहीं तो इसको हम लोग फेज बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूट्रल, ठीक है। इसको गर्म का तार और इसको ठंड का तार बोलेंगे, ठीक है, ठंड भाषा में समझिए। अब ससुरा यहाँ एगो स्विच है और यहाँ भी एगो स्विच है, यहाँ भी एगो स्विच है, इसमें 2 ठेपी रहता है, याद है ना? स्विच देखे हैं कि नहीं? 2 इसमें वो रहता है पिन जैसा। तो इसमें क्या किया जाता है कि दोनों फेज, यानी कि ये फेज जाएगा और फेज जाने के बाद ये तीनों में लगेगा,
गर्म तार ये तीनों में लगेगा। अब ये न्यूट्रल जाएगा, इससे जो है एक तार निकाल के इस न्यूट्रल में लगाएगा और फिर इससे जो है एक तार निकाल के जो है इस न्यूट्रल में लगाएगा, फिर इससे इन न्यूट्रल में लगाएगा। इसके बाद फिर जो है यहां से जो है देगा, जहां पे देने का है देगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता। श्रेणी क्रम में क्या करेगा, जोड़ देगा और यहाँ जो है इसमें स्विच लगाएगा, यहाँ बल्ब लगाएगा, जो लगाने का लगाइए। इसमें क्या होता है कि श्रेणी क्रम में अगर एक खराब हो जाएगा तो पूरे बंद हो जाएगा, और समांतर क्रम में ऐसा नहीं है। देखिए अलग अलग है, इसमें तार सबके लिए क्या है, अलग अलग है। इसलिए घरों में जो वायरिंग जो होता है वो समांतर क्रम में किया जाता है। कोई दिक्कत? अब चलिए हम लोग समांतर क्रम को जो है लिखित रूप में ढालते हैं। तो हमने क्या बताया था समांतर क्रम में, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के सभी पहले सिरे एक बिंदु से, पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े, तो उस संयोजन को या समूहन को हम लोग समांतर क्रम समूहन कहते हैं। मेरी बात को समझे? इसमें क्या होता था, श्रेणी क्रम में क्या होता था कि सभी छोटे छोटे प्रतिरोध मिलकर एक बड़ा सा प्रतिरोध का निर्माण करता है, लेकिन ये क्रम बड़ा बड़ा प्रतिरोध भी छोटे प्रतिरोध के रूप में काम करता है। समझ पा रहे? यानी कि बड़ा रहे चाहे छोटा रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसमें विभवांतर समान होता है, लेकिन धारा घट जाता है। धारा क्या हो जाता है, घट जाता है। और इसमें समतुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध परिपथ में लगे प्रतिरोधों से कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है उल्टा होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। समझ पा रहे? ये उल्टा होता है, इसलिए सभी प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध होता है, सभी प्रतिरोधों से कम होता है। समझ पा रहे? और घरों का जो वायरिंग होता है वो समांतर क्रम में होता है, हम बता चुके हैं आपको। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ बच्चों घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन इसी ढंग से पूछ दे कि घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं, तो इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से किसी भी चालक में स्विच की सहायता से आसानी से धारा को रोका भी जा सकता है और भेजा भी जा सकता है। दूसरी बात है कि इसमें कम तार लगेंगे, कम तार लगेंगे, ठीक है, काम नहीं कम तार लगेंगे, और यह कम खर्चीला होगा। मतलब जब कम तार लगेगा तो कम खर्चीला होगा। ध्यान से, ये मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ने से अगर परिपथ में कुछ भी खराबी आ जाएगा तो परिपथ बंद नहीं होगा, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगा, तो खराबी आने से परिपथ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे अब ध्यान से समझिए, ये पोल वाला लाइन है, ठीक है, वहां से हम दो तार खींच कर लाए, एक हुआ न्यूट्रल और एक हुआ फेज। अब इसको हम लोग मीटर में लगाएं। चाचा मीटर समझ पा रहे हैं, जो घर में लगा रहता है मीटर, इस दोनों तार को घुसाएं और फिर यहां से जो है हम अपने घर में जो है दो तार को मीटर से घुसाते हैं। तो एक होता है न्यूट्रल और एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है फेज। फेज को हम लोग बोलते हैं गरम तार, क्या बोलते हैं, गरम तार, और न्यूट्रल को हम लोग बोलते हैं ठंडा तार। अब मान लीजिए यहाँ एक स्विच है, दूसरा स्विच ये है, तीसरा स्विच ये है, यहाँ स्विच का वो जो है दो नोक है, ठीक है। अब ये फेज को लाएं और ये फेज को ऐसे घुसा दिए, डायरेक्ट इसमें लगा दिए, ठीक है। फेज को लाकर ये एक खुट्टी में लगा दिए। अब एक खुट्टी में लगाएंगे, अब क्या करेंगे, यहां से एक तार निकालेंगे और इससे भी एक तार निकालेंगे और इससे भी एक तार निकालेंगे और ई न्यूट्रल में जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे, न्यूट्रल में जोड़ेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये समांतर क्रम है। अगर ये खराब हो भी जाए, अगर मान लीजिए खुदा ना खास ये स्विच खराब हो जाए तो दूसरे पर प्रभाव पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ेगा। यानी कि दूसरा स्विच ठीक ही रहेगा, दूसरा स्विच में विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अगर इस स्विच में अगर बॉल लगाए हैं तो बॉल जलेगा, बिल्कुल बॉल जलेगा। अगर वही श्रेणी क्रम में रहे तो श्रेणी क्रम में है न्यूट्रलवा जो है, न्यूट्रलवा सब इसी में जुड़ जाता है, ये न्यूट्रल जो है सब इसमें जुड़ जाता है। और जब एक अगर ये स्विच खराब हो गया तो पूरे परिपथ में धारा आना जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर समझे तो एक बार दिल से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जिस तरह हम लोग R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूव किए थे, अब हम लोग समांतर क्रम में प्रूव करेंगे कि R इक्विवेलेंट क्या होता है। चलिए
समझते हैं। तो 3 प्रतिरोध है, जरूरी नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ R1 R2 भी हो सकता है, R3 R4 भी हो सकता है। हम बार बार 3 ले रहे हैं, R3 तक ले रहे हैं, तो आप लोग भी R3 नहीं लिए, जरूरी है नहीं, R4 भी हो सकता है। ठीक है, तो चित्र बनाते हैं। तो पहला प्रतिरोध R1 है, ठीक है, पहला प्रतिरोध R1 है। ठीक है, दूसरा प्रतिरोध जो है R2 है, दूसरा प्रतिरोध क्या है, R2 है। तीसरा प्रतिरोध जो है R3 है, तीसरा प्रतिरोध क्या है चाचा, R3 है। और दोनों सिरे को एक बैटरी से हम लोग लगा दिए, ठीक है, ये भी। और इससे I धारा प्रवाहित होगा चाचा। तो जब इससे I धारा प्रवाहित होगा तो यहां आएगा धारा अलग अलग हो जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा I1, यहां हो जाएगा I2, यहां हो जाएगा I3, लेकिन विभवांतर सबका बराबर होगा, विभवांतर सबका क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, चित्र से, चित्र से, ठीक है। तो टोटल हमको क्या निकालना है, उसमें विभवांतर अलग अलग था, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 निकाले थे। इसमें जो है विद्युत धारा अलग है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 निकाल सकते हैं कि नहीं। अब यही एक फॉर्मूला को याद रखना है, V बराबर IR, तो I बराबर V बटे R लिख सकते हैं चाचा। इसको इधर लाएंगे तो I बराबर V बटे R हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान से समझिए, I का I ही रहेगा, I1 बराबर V बटे R हो जाएगा। तो V का मान ये है, यहाँ देखिए ये I1 यहाँ गया ना, तो इसका ना हो जाएगा, तो V यहाँ क्या है, V का V ये है। और R1 यानी कि R के जगह पर कितना रखेंगे, R1 रखना है, यानी कि I1 का R कितना है, R1 है। और I2 में V का V ही हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, यानी कि R का मान कितना है, R2। I3 के जगह पर V का V ही रहेगा, यहां हो जाएगा V बटे R3। अब यहां से देखिए V को अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब हम लोग इधर करते हैं। अब देखिए I बटे, इसको इधर ले आएंगे तो I बटे V होगा चाचा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 होगा चाचा। अब ध्यान से समझिए कि 1 बटे V, तो V बराबर IR लिखते हैं, तो यहां से I बटे V, ध्यान से समझिए, I बटे V बराबर इधर लाएंगे तो ये भी बटा हो जाएगा 1 बटे R, तो ये लिख सकते हैं 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यहाँ ब्रैकेट में ये कैसे हुआ, चूंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है, क्या होता है, V बराबर IR होता है, तो वही I बटे V बराबर 1 बटे R हुआ कि नहीं। तो यही तो हमें प्रूव करना था। अब यहां से ये भी लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस 1 बटे Rn। ये हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग समझते हैं दोनों के बीच के अंतर को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, समझते हैं। एक्चुअली में देखिए कि श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है और समांतर क्रम समूहन क्या होता है, आपको इसी ढंग से अंतर को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले श्रेणी क्रम समूहन में क्या होगा कि श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान होगा, धारा क्या होगा, सभी प्रतिरोध से धारा समान बहेगा। और जो है समांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोध के सिरों से विभवांतर क्या होगा, समान होगा। और दूसरा, इसमें विभवांतर अलग अलग होगा और इसमें जो है धारा अलग अलग होगा। समांतर क्रम में क्या होगा, धारा, सिर्फ हम धारा लिखकर छोड़ दिए तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। और तीसरा है कि इसमें क्या होता है कि समांतर श्रेणी क्रम में क्या होता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, यानी कि समतुल प्रतिरोध बराबर सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समतुल प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जबकि इसमें जो है समतुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी कि इसमें क्या होता है कि 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 होता है।
तो हम कह सकते हैं ये आर इक्विवेलेंट है। तो समतुल प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है, समतुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, सभी अलग अलग प्रतिरोधों के, सभी अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम यानी कि उल्टा के योग के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? याद रखना है कि 1/R इक्विवेलेंट यानी कि समतुल समांतर क्रम में जो समतुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समतुल प्रतिरोध भी इसमें क्या है, व्युत्क्रम में है, उल्टा है। तो इसमें जो है समतुल प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये अंतर समझ में आया? अब ये अंतर को समझिए, ये अंतर तो आप समझ गए। इसमें समतुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 5 ओम और R3 बराबर 6 ओम है। ठीक है, R3 बराबर 6 ओम हो तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 4 + 5 + 6 बराबर 6 5 11 4 15 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि समतुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के मान से बड़ा होगा, अधिक होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें अगर हम R1 बराबर 4 मान लिए, R2 बराबर 5 मान लिए और R3 बराबर 6 मान लिए तो 1R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर आप इसको करके देखिएगा तो ये R इक्विवेलेंट का मान सभी प्रतिरोधों से कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि ये उल्टा है। ये क्या है, उल्टा आर। ये ससुरा समश्रेणी क्रम में सीधा था, इसलिए जो है इसका मान आर इक्विवेलेंट यानी कि समतुल प्रतिरोध का मान ज्यादा आया, जबकि समांतर क्रम में उल्टा है, इसलिए जो है इसमें सभी प्रतिरोधों से समतुल प्रतिरोध कम आएगा। यानी कि आर इक्विवेलेंट का जो मान होगा सभी प्रतिरोधों से कम होगा। समझे? अगला है कि श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है, हम बताते हैं ना इसका खराबी। श्रेणी क्रम समूहन में क्या होगा कि परिपथ से अगर एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो पूरे प्रतिरोध से शून्य धारा बहेगा ही नहीं, धारा जाएगा ही नहीं, विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगा। जबकि समांतर क्रम में वैसा नहीं है, अगर एक प्रतिरोध को हटा देने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। समांतर क्रम में क्या होगा कि धारा प्रवाहित होगा, एकदम धड़ल्ले से प्रवाहित होगा। समझ पा रहे? तो पहला अंतर क्या हम लोगों ने देखा, इसमें जो है धारा समान होता है, जबकि इसमें विभवांतर समान होता है। इसमें विभवांतर अलग अलग होता है, धारा इसमें अलग अलग होता है। समझ पा रहे? इसमें समतुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोध से अधिक होता है, इसमें समतुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोध से कम होता है। इसमें समतुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ये एक क्रम समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और अगला है कि अगर श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध से धारा प्रवाहित नहीं होगा तो पूरे प्रतिरोध में धारा नहीं प्रवाहित होगा, यानी कि पूरा धारा शून्य होगा। जबकि समांतर क्रम में एक प्रतिरोध को खराब होने के बाद भी या कुछ त्रुटि आने के बाद भी इससे धारा प्रवाहित होगा और इस पर कोई इफेक्ट, मतलब अन्य प्रतिरोधों पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। एक बार इसका धड़ल्ले से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि श्रेणी क्रम हो तो R बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3 होता है। ठीक है, और अगर समांतर क्रम में हो तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर, यानी 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बटे 1/Rn तक होता है। ये याद रखिएगा, इससे हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।